हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों हम परागण की क्रिया पढ़ रहे हैं, पर परागण। तो हमने वायु परागण और जल परागण पढ़ लिया है। वायु परागण किसमें? मक्का में। और जल परागण किसमें? विल्सनेरिया में। आज हम पढ़ेंगे कीट परागण। ये मुख्यतः 3 प्रकार के पर परागण की विधियां हमने पढ़ी थी। कौन सी? जल परागण, वायु परागण और कीट परागण। तो आज हम डिस्कस करेंगे कीट परागण, जिसमें बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये साल्विया का जो थोड़ा सा पौधा है ना, जो फूल है साल्विया का, वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो थोड़ा हम इसको समझेंगे। देखिए, साल्विया का जो फूल है उसमें कीट परागण कैसे होता है? कीट परागण के लिए पुष्प की बनावट में अधिकतम अनुकूलन साल्विया में मिलता है। मतलब सबसे अच्छा जो कीट परागण होगा वो किसमें होगा? साल्विया में, क्योंकि ये फूल पूरी तरह से अनुकूलित होता है इसके लिए। साल्विया का पुष्प द्विओष्ठी, मतलब साल्विया का जो फूल होता है उसके 2 ओष्ठ होते हैं। कैसे? ये देखिए, ये द्विओष्ठी है, ये है इसके ओष्ठ, ये ऊपरी होष्ठ और ये क्या है? निचला होष्ठ। तो साल्विया के पौधे में 2 द्विओष्ठी संरचना होती है। ये साल्विया का जो फ्लावर है। अब इसमें इन दोनों होस्टों का काम क्या होता है? ऊपरी होस्ट प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। जो ऊपरी होस्ट होगा, इसके जो प्रजनन अंग होंगे मादा के, उनकी ये रक्षा करेगा। और निचला होस्ट मधुमक्खियों के बैठने के लिए, क्योंकि इसमें जो परागण की क्रिया होती है ना, ये मधुमक्खियों के द्वारा होती है ज्यादातर, ठीक है। तो बैठने के लिए एक स्टेज देता है, जगह देता है, ठीक है। पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर से पहले पकता है। मतलब जो वो है नर वाला भाग है वो पहले परिपक्व हो जाएगा और मादा वाला भाग बाद में होगा, ठीक है। इसमें 2 पुंकेसर होते हैं। जो साल्विया का पौधा होता है इसमें पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। प्रत्येक पुंकेसर का तंतु होता है, किंतु संयोजी ऊतक लीवर की भांति मुड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे, ये जो भाग है, ये किसका भाग है? ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये किसका भाग है? ये नर वाला भाग है। इसका जो पूतंतु है, ठीक है, ये जो नर वाला भाग है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 परागकोश बनाता है। एक परागकोश देखिए ये ऊपर लगा है और एक परागकोश नीचे। ये पुंकेसर 2 भागों में बट गया, एक ऊपर और एक नीचे। ये नर वाला भाग है साल्विया के पुष्प का। जो ये वाला भाग है ना, ये वाला परागकोश है ऊपर वाला, ठीक है। ये जो भाग है, मेन जो परागकण होते हैं वो इसी वाले भाग में होते हैं। ये वाला बांध होता है, मतलब इसमें किसी तरह के परागकण नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीजें? सबसे पहले ये 2 होस्टों में बटा होगा, ऊपरी होंठ और निचला होंठ। ऊपरी होंठ क्या करेगा? इसके प्रजनन अंगों की सुरक्षा, और निचला वाला होंठ क्या करेगा? मधुमक्खियों को बैठने के लिए जगह देगा, ठीक है। और इसका जो पुंकेसर है 2 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले में परागकोश और परागकण पाए जाते हैं, निचले वाले में कोई भी परागकण नहीं पाए जाते। निचली वाली पाली में कोई भी परागकण नहीं होता, ठीक है। और ये जो ये वाला परागकण है वो पुंकेसर है, ये थोड़ा लंबा होकर लीवर की तरह क्या हो जाता है? झुक जाता है ये, ठीक है। इसमें अनुकूलन पाया जाता है कि ये यहाँ से विकसित होकर इस पाली को छोड़कर यहाँ जाएगा, दूसरी पाली बनाएगा परागकोश की, और यहाँ पे ये थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है। अब ये झुकता क्यों है? अब आगे बात करते हैं क्यों झुकता है ये। दोनों पुंकेसरों की बंध पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। बंध पालियां ये दलपुंज के मुंह पे स्थित हैं। ये हैं यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। साल्विया में परागण की क्रिया मधुमक्खियों द्वारा संपन्न होती है। आपको पता है कि मधुमक्खियों द्वारा संपन्न होगी इसमें। अब कैसे आती है मधुमक्खियां? जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है। आपको पता है मधुमक्खियां क्या ढूंढती है? मकरंद। तो मकरंद की खोज में जब इस पुष्प के अंदर ये प्रवेश करेगी, ठीक है, तो जैसे ये प्रवेश करेगी तो ये जो बांध पाली है ना, ये क्या हो जाएगी? दब जाएगी। और जब ये बांध पाली दबती है ना, तो ये जो लीवर है इनका सब कुछ ये सेट होता है। तो जो लीवर है ना, ये इसके पीठ पर टच हो जाएगा। ये देखिए लीवर के बाद जो पुंकेसर की संरचना है, ये जैसे ही ये यहाँ पे बैठेगी तो ये नीचे वाला बांध पाली दबेगी, और ये जो जिस पाली में परागकोश है, परागकण है, ये मधुमक्खी की पीठ पे आकर
चिपक जाएगा। ये देखिए मधुमक्खी की पीठ पर आकर चिपक जाएगा, जिससे जो पराग कण है ये इसकी पीठ पर लग जाते हैं। ठीक है। अब जब ये मधुमक्खी किसी दूसरे साल्विया के पुष्प पे बैठेगी या वहां पे जाएगी, तो ये जो पराग कण है ये इसके किस में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्त्री वाला भाग, ये ऊपरी होस्ट में क्या है, स्त्री वाला भाग, तो यहाँ पे इसके परागकण चिपक जाएंगे और इसमें परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है। जब ये मधुमक्खी परिपक्व अंडक वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती है तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र मधुमक्खी की पीठ के संपर्क में आती हैं और परागकण उससे चिपक जाते हैं। इस तरह साल्विया के पुष्प में परागण की क्रिया हो जाती है। ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, साल्विया 2 ओष्ठीय संरचना वाला पुष्प है, जिसमें ऊपरी होस्ट मादा प्रजनन अंगों की सुरक्षा करता है और निचला होस्ट क्या करता है, मधुमक्खी को बैठने के लिए जगह देता है। इसमें जो नर वाला भाग है उसके पुंकेसर 2 भागों में बटे होंगे, एक छोटा भाग जिसमें 2 पालियां होंगी और एक लंबा होकर आगे जाके मुड़ जाएगा और इसमें जो पराग कोष होगा इसमें परागकण बनेंगे, जबकि नीचे वाली पाली में परागकण नहीं बनेंगे। ठीक है। जब मधुमक्खी इस पे आके बैठेगी तो ये निचले वाली बांध्य पाली जिसमें परागकण नहीं होते ये दबेगी, तो दबने से ये सिरा जो होगा लंबा वाला परागकण का ये झुक जाएगा। ठीक, उसका पुंकेसर का ये झुक जाएगा, जिससे इसके अंदर पालियों के अंदर जो परागकण है ये मधुमक्खी के पीठ पर आकर चिपक जाएंगे। और जब ये मधुमक्खी किसी दूसरे साल्विया के पुष्प के अंदर जाएगी तो ये थोड़ा सा झुका हुआ भाग होता है ना ऊपरी होस्ट, और इसी में मादा प्रजनन अंग होते हैं, तो वैसे ही वर्तिकाग्र इसके पीठ पर चिपके हुए परागकणों को टच करेगी और वहां पे परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया साल्विया के पुष्प में परागण की क्रिया।